आज इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी आँख होती है ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और इसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं तो उसको देखने का काम हमारी आँखें करती हैं। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई के बारे में, यानी ह्यूमन आई किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें पहला है कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। जो कर्व्ड फ्रंट लेयर होता है आँख का वो कॉर्निया होता है। तो यहाँ पे मैंने आँख का इमेज लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो अब जानते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में। जो वाटरी फ्लूइड कॉर्निया के पीछे होता है जो आँख को नरिश करने का काम करता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं और ये हेल्प करता है रिफ्रैक्शन में। अब जानते हैं पुपिल के बारे में। आइरिस के बीच में ब्लैक कलर की जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसको पुपिल कहते हैं। ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, यानी कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँख के अंदर इंटर कर रहा है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है पुपिल। अब जानते हैं आइरिस के बारे में। तो जो कलर पार्ट होता है आँख का उसको आइरिस कहते हैं। ये कंट्रोल करता है पुपिल के साइज को। जो हमारी आंखों में लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और ये फोकस करता है लाइट रेज को रेटिना पर। जो आँख की सिलरी मसिल होती हैं तो ये चेंज करती हैं शेप ऑफ लेंस को जिससे फोकस को एडजस्ट किया जा सके। अब जानते हैं विट्रियस ह्यूमर के बारे में। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो मेंटेन करता है शेप ऑफ द आई, यानी आँख के शेप को, उसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। अब जानते हैं रेटिना के बारे में। तो रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है और इसमें रॉड्स और कॉन्स पाए जाते हैं। रॉड्स डिम लाइट के लिए होता है और कॉन्स जो है ये कलर के लिए होता है। और हमारे आँख में जो ऑप्टिक नर्व होती है तो इसका काम होता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजना। अब जानते हैं हमारी आँख काम कैसे करती है। तो सबसे पहले राइट रेज इंटर करती हैं कॉर्निया के द्वारा, उसके बाद ये पास करती हैं एक्वस ह्यूमर पुपिल और लेंस से, और लेंस जो है ये फोकस करता है लाइट को रेटिना पे और रेटिना कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजती हैं जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब जानते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। तो जो एबिलिटी होती है ह्यूमन आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जिससे हम दूर की चीज़ों को और पास की चीज़ों को देख पाते हैं उसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो इसमें जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये रिलैक्स होती है, लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। और जब हम नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो जो सिलेरी मसल होती है ये कांटेक्ट करती है और इसमें लेंस मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। रेंज ऑफ विजन की बात करें तो नज़दीक पॉइंट जो होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है और दूर का जो पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब जानते हैं कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। तो इसमें पहला है मायोपिया। इसको नज़दीक दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें हम नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है और उसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। इसमें दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें हम लोग दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है और इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और इसमें थर्ड है प्रेस बायोपिया। तो ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेंस की ये जो है कम हो जाती है और इसको ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस यानी कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म में इसमें धुंधला दिखाई लगता है और इसको ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। अब जानते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। तो जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस प्रोसेस को डिस्पर्सन कहा जाता है। तो इसमें जो रेड लाइट होती है ये कम बेंड होती है, वायलेट लाइट ये ज़्यादा बेंड होती है। अब जानते हैं रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब रेन ड्रॉप्स पे सनलाइट पड़ती है तो इसमें डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तीनों होता है, तब जाके रेनबो का फॉर्मेशन होता है। जब सनलाइट किसी ड्रॉप्स पे पड़ती है तो ये रिफ्रैक्ट होती है, उसके बाद डिस्पर्स होती है कलर्स में, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो ड्रॉप के अंदर होता है। और जब सनलाइट ड्रॉप से बाहर जाती है तो ये फिर रिफ्रैक्ट होती है जिससे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब जानते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में।
जब लाइट एटमॉस्फेयर की लेयर से पास होती है तो ये बेंड होती है, क्योंकि लेयर्स की जो डेंसिटी होती है ये अलग अलग होती है, और इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी तारों का टिमटिमाना हो गया, और जो हम एडवांस सनराइज जो डिले सनसेट देखते हैं तो ये सब भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। जब लाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद स्मॉल पार्टिकल्स को हिट करती है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है, तो इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो आसमान हमको नीला दिखाई देता है ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है तो इसका वेवलेंथ कम होता है, इसलिए फैलती ज़्यादा है रेड कलर के कंपैरिजन में। सनराइज और सनसेट के समय जब सन हमको लाल दिखाई देता है तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसमें जो नीली लाइट होती है तो ये स्कैटर्ड होकर दूर चली जाती है और हमको सिर्फ रेड या ऑरेंज लाइट दिखती है। जानते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना होते हैं उनके बारे में, वो किस वजह से होते हैं। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है तो ये स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट की वजह से होता है। रेड कलर ऑफ सनराइज और सनसेट ये स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट की वजह से होता है, और रेनबो का फॉर्मेशन तो ये डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है रेन ड्रॉप्स में। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।